हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आई एम गणेश लाल श्रीवास्तव। आज आपका सर्कल की इस सीरीज में एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is क्या होगा? तो क्लियर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जितना ही आप जितनी बार और जितनी ध्यान से पढ़ेंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक पॉइंट Q है, ठीक है। द लेंथ जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप कहिए। एक पॉइंट Q है, ये आपने Q बना दिया, Q पॉइंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, जैसे ही ये बात कहा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, सबसे जो मेन बात है वो यही है, हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। और अगर डायग्राम हम बना लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। दिक्कत क्या होती है बच्चों में 9th के बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रटने के बजाय। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, जैसे ही ये लाइन है आपको क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपने टेंजेंट बना दिया, बट टेंजेंट तभी होगा जब ये किसी सर्कल को टच कर रहा होगा, जब ये किसी सर्कल को टच कर रहा होगा। अब ये हो गया टेंजेंट। अब क्या हो गया? ये टेंजेंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Here is not 24, that was actually 24, है ना? The question mistake राइटिंग, ये 24 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो एक टेंजेंट है पॉइंट Q से जो कि सर्कल पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब क्या है नेक्स्ट लाइन? द डिस्टेंस ऑफ Q, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर क्या है? ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स की रेडियस कौन होगा? ये रेडियस होगा। दिस विल बी द रेडियस। इसको आपको पता करना है। क्या है ये? R है, रेडियस। इसको आपको पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो आपने क्या पढ़ा है थ्योरम 10.1 में कि जो टेंजेंट होता है किसी सर्कल का, वो उस पे जो रेडियस होता है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का बनाता है। अब आपके पास क्या आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम इसको O कहते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? QP कर लीजिए, ठीक है, QP, टेंजेंट QP। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है गिवन। आप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? QPO, क्लियर? QPO। अब आपके पास QPO में हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। मैं लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। अब इसमें किसी को भी जस्ट इसको आप मान लीजिए परपेंडिकुलर,
इसको आप मान लीजिए परपेंडिकुलर और इसको आप बेस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप बेस परपेंडिकुलर मान लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात नहीं की गई है, क्यू एंगल की। तो अब आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बेस आपको पता करना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पीटी में लिख देता हूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 25 इंटू 25 आप करेंगे तो 625 आता है, माइनस 24 को आप टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576। ओके, नाउ सब्सट्रैक्ट इट। अब आप इसको माइनस कीजिए तो इट विल रिमेन लाइक 9 and 12 मीन्स 49। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। नाउ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 49। ये जो स्क्वायर होता है यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो आपका b इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 एक्चुअली वैल्यू आता है प्लस माइनस 7, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई 7 आई। राइट हियर r इज इक्वल टू 7। b क्या है बेस मीन्स r, हेंस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? so which option will be correct? A, option A will be correct, 7 centimeter. Okay, then second question, come on, second question। सर्कल की सीरीज में आपको सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को समझना जरूरी है, जिससे कि आप फिगर ड्रॉ कर सके। जैसे ही आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पता करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है, इसमें फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। इन फिगर 10.1, इन फिगर 10.1, ओके, इफ TP and TQ are two tangent, if TP and TQ are two tangent, हमें पता है क्वेश्चन को लिखने में समय लगता है, पर क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। टू अ सर्कल विथ सेंटर O, with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to what? Option is A is equal to 60 degree, B is equal to 70 degree, and C is equal to 80 degree, and D is equal to 90 degree. See this, how it can be solved? कैसे ये सॉल्व किया जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो डायग्राम फिगर में दिया गया है उस डायग्राम को बना लेते हैं, है ना। Sorry, okay, this is a circle saying that T, P and TQ are two tangents। तो ऑब्वियस बात है कोई T पॉइंट होगा, ये है ना, ये कोई T पॉइंट है जो कि ये हो गया T, P and TQ, इसको हमने P कह दिया, और ये हो गया आपका TQ। अब ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से
परपेंडिकुलर बना दीजिए रेडियस का। तो सेंटर का नाम O है। कहा गया है कि P एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। POQ ये जो है 110 डिग्री है। अब ये बोला जा रहा है कि PTQ ये क्या होगा, ये क्या होगा PTQ क्या होगा, कैसे पता होगा? देखिए आपने थ्योरम पढ़ा 10.1 और 10.2, जितने भी क्वेश्चन हैं ज्योमेट्री के सभी थ्योरम पढ़ने के बाद थ्योरम पे ही बेस्ड होंगे। इसीलिए थ्योरम को भी सॉल्व करते हैं ताकि थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे समझ सके। इसीलिए थ्योरम प्रूव करना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है थ्योरम का महत्व, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरम टू प्रूविंग दैट। तो अब आपको क्या करना है, थ्योरम से आपको यहाँ पता चल गया इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट पता चल गया थ्योरम से। थ्योरम 10.2 आपने पढ़ा है, मैं डायरेक्ट फिगर नहीं कर दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, इस पे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि जब आपको एग्जाम में मिले इस तरह से तो कैसे करेंगे। अब ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया और ये आपका 110 हो गया। आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा इस तरह का, इस तरह का आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा। इसकी वैल्यू 110 है, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू भी 90 है। तो इसकी वैल्यू पता करना है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है। नहीं पता कर सकते, किसी रेक्टेंगल में अगर आपको 3 एंगल्स पता हो तो चौथा पता करना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि वी नो दैट the sum of all the angles in any rectangle is equal to 360 degree. That is also theorem. तो थ्योरम मीन्स की कॉन्सेप्ट हमने जो प्रूव करे हैं। तो किसी भी रेक्टेंगल में तीन एंगल अगर है, चौथे को पता करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है थ्योरम की किसी भी रेक्टेंगल का आपके जो चारों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 होता है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करके उस 360 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसको आप अगर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं कहता हूं कि एक बंदे को क्या मतलब देयर आर 4 पीपल, 4 लोग हैं, उनमें 100 रुपीज दिया गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। 3 को कितना, एक को 10 दिया गया, एक को 20 दिया गया, एक को 30 दिया गया। अब मैं पूछूं कि चौथे को कितना दिया गया होगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे तीनों को ऐड करके तो पता चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तो सिंपल है, क्या करेंगे, एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल TQO इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम THEOREM थ्योरम 10.2, 2 या 1 दोनों एक ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है ना रेडियस, 90 डिग्री हो गया। अब we know that sum of all angles of rectangle is equal to 360 degree. Sum of all angles of any rectangle is 360 degree. Okay, so write it in mathematical form. Angle P plus angle O plus angle Q plus angle T is equal to 360. आसान है ना। एंगल P की वैल्यू कितनी है, 90 है। एंगल O की कितनी है, 110 है। एंगल Q की कितनी है, 90 है। एंगल T की पूछ ही रहे हैं, 360 हो गया। अब इन सबको जब आप सम करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 एंड 9 110 9 19 एंड 1 290 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री
नाउ एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री। आई होप कि आप ये जानते हैं सब्सट्रैक्शन, जब आपके पास इक्वेशन हो तो सब्सट्रैक्ट करके कैसे निकालते हैं। तो इसमें बहुत कठिन नहीं है, बस आपको डिजिट को डिजिट के साइड ट्रांसफर करना होता है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साइड। तो एंगल टी इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, सब्सट्रैक्ट करेंगे आप 70 आएगा। ओके, सो द वैल्यू इज 70 डिग्री। यू गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल टी दैट इज 70 डिग्री। तो आप ऑप्शन में किसे सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन बी इज राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मैथ एक ऐसा टूल है एक जिससे कि हम अपने ब्रेन को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। आई रियली लव मैथ। मैथ बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा आप इसको करेंगे उतने ही ज्यादा आपके ब्रेन की पावर बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इफ टेंजेंट पी ए, इफ tangent PA and PB from a point P and PB from a point P to a circle with center O, to a circle with center O are inclined to each other, are inclined to each other at angle of 80 degree, at angle of 80 degree, then angle POA is, then find angle POA। क्या होगा पता करना है आपको, क्वेश्चन में है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है कि इफ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, जैसे ही आप पहली लाइन पढ़े वैसे ही आप डायग्राम बनाना शुरू कर दें। एक पॉइंट है पी, ठीक है, इससे दो टेंजेंट गए हुए हैं पी ए एंड पी बी, दोनों मिल रहे हैं सर्कल पे, मिला देते हैं। ठीक है, देखिए नहीं मिला, इसको यहां से करिए। ठीक है, अभी तो हो गया पी एंड पी बी। सेंटर क्या है इसका? ओ है, सेंटर इज ओ। तो और इंक्लाइंड हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं मतलब पी पे मिल रहे हैं। जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही वर्ड समझना है आपको। आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे को इंक्लाइन कर रहे हैं। इंक्लाइन मतलब ऐसे जाना, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, ऐसे मिल गए तो इंक्लाइन होता है। जैसे एक इधर से आया और एक इधर से आया, ये तो इंक्लाइन मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाना, एक दूसरे पे चढ़ गए, काम चढ़ गए, यहाँ चढ़ गए, तो ये एंगल कितना बनना है? 80 डिग्री। क्लियर? ये वर्ड से ही तो समझने वाली बात है। अगर आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 80 डिग्री, the POA. Now the value which you have to find, that is POA। क्या बन रहा है? POA, ये वैल्यू पता करनी है। ठीक है, डायग्राम ही तो मेन है। क्लियर? अब आप पहले डायग्राम से समझिए और डायग्राम में ही कीजिए जो भी आपको करना है, खुराफात कुचाली खचमचाना जो भी करना है डायग्राम में करिए आसानी से। बाद में फिर बोर्ड पे आइए, क्योंकि मेरा यही कंसेप्ट है। पहले आप डायग्राम पे समझ लीजिए, डायग्राम पे समझ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यहाँ पे लिखने वाला जो चीज है वो बहुत ही आसान है, जो यहाँ पे आप समझ रहे हैं वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो POA ये आपको पता करना है। पर आपने थ्योरम पढ़ा है कि कोई टेंजेंट है,
सर्कल के सेंटर ओ से कोई रेडियस उस टेंजेंट से मिलता है और वो परपेंडिकुलर होता है, मींस कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट ए पर। तो ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए टेंजेंट, क्लियर, 80 डिग्री ये हो गया। अब आपको एक और करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप अपने माइंड में इस तरह से किस तरह से सोचेंगे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आपको क्या दिया गया है कि इसकी वैल्यू पता करनी है कि पी ओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि पी ओ ए मतलब एक ट्रायंगल है, पी ओ ए क्या है, ट्रायंगल ही तो है, पी ओ ए ट्रायंगल है, मैं बना रहा हूं इसको, ये हो गया ओ, और यहां से ये राइट एंगल बनाओ, ये राइट एंगल है पी ए, तो पी ओ ए एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री एक वैल्यू पता है, ये वैल्यू नहीं पता है, और नीचे भी एक ट्रायंगल है, नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि इस तरह से बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, पर ये जो ए पी बी बन रहा है ये 80 डिग्री है, दिस इज 80 डिग्री, है ना। मतलब हमें इस ट्रायंगल में दो एंगल नहीं पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। अगर ऐसा होता कि इस ट्रायंगल में एक एंगल पता होता, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो हम इसको पता कर लेते, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। दो एंगल्स हमारे पास होता है, उन दोनों एंगल्स को माइनस कर देते तो हमें पता चल जाता है कि नहीं। पर यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दी हुई है, दी हुई है किसका, पूरे होल एंगल का, मीन्स कि ए पी बी का पूरा दिया हुआ है, ए पी ओ का नहीं दिया हुआ है। अब अगर ऐसा हम सोचें कि क्या ए पी बी 80 डिग्री जो दिया हुआ है वो आधा आधा डिवाइड हो सकता है क्या, अगर ऐसा हो जाता तब तो ये हमें पता चल जाता, और इसको ऐड करके हम 180 में से माइनस कर देते तो हमें पता चल जाता। पर ये बात प्रूव करनी होगी ना कि ये जो लाइन गई है पी ओ, ये दोनों ट्रायंगल्स को आधे आधे पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये पता चल जाता तो हो जाता। पर ये पता कैसे होगा वापस से थ्योरम में, थ्योरम अच्छे से पढ़े हैं तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने देखा था थ्योरम 10.2 में कि दो ट्रायंगल बनते हैं जब दो टेंजेंट होते हैं तो, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस भी होते हैं। कॉन्ग्रुएंस अगर हम बता दिए कि ये कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि जो ओपी लाइन है ये डिवाइड कर देगा एंगल ए पी बी को, जिससे कि ये जो एंगल है ए पी ओ वो कितना हो जाएगा, वो 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 डिग्री। तो जब ये पता हो जाएगा 40 डिग्री और ये 90 पता ही है, 9 और 40 ऐड कर देंगे 130 हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे, ये एंगल की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। क्लियर, इमेज से हमें इतना समझ में आया, हम लिख के भी करेंगे, पर मैं जो समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप डायग्राम से अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप लिख करके रटना हो जाएगा वो एक तरह से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डायग्राम से समझाने की और समझने की। फिर से मैं समझाता हूं आपको कि इस पूरे फिगर में हमको अगर ये पता चल जाए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो हमारे लिए सारी प्रॉब्लम खत्म। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल, तो जो एंगल 80 डिग्री है इसका आधा वैल्यू हो जाएगा 40, और ये भी 40, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे 90 है ही और यहाँ पे 40 है ही, ऐड करके निकाल लेंगे। पर मुद्दे की बात यह है कि हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना, बना दो क्या, ये लीजिए, ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया दो ट्रायंगल, ए ओ पी बी पी ओ। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा होगा, ये जो लाइन है ये पीओ कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। हमारे लिए पर ये बहुत फायदे की बात है, अगर पीओ कॉमन है मीन्स कि एक साइड हमें मिल गया जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होना चाहिए। हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने की क्या क्या शर्तें होती हैं कि या तो आपका एंगल साइड इक्वल हो,
या साइड 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 इक्वल हो, या साइड एंगल साइड इक्वल हो, यही तो चाहिए हमें। तो आप देख रहे हो कि अगर ये कॉमन है, मतलब PO इज इक्वल टू PO, दोनों ट्रायंगल, मान लो इस एंगल को हम x कहते हैं, इस एंगल को y, तो एंगल x और एंगल y में एक PO इक्वल टू PO, दोनों का एक साइड है ना, ये साइड है, ये मैं लिख दिया यहाँ पे, ये साइड है, दोनों का साइड इक्वल हो गया। वन मोर थिंग कि दोनों ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। मीन्स की OAP और इक्वल टू OBP क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मीन्स की एंगल भी हमें मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दोनों में। एक तीसरा क्या होगा, ये दोनों क्या है, रेडियस ही तो है। अब किसी सर्कल में रेडियस कहीं पे भी बनाओ आपस में इक्वल होंगे, हर एक रेडियस, चाहे रेडियस तो बहुत सारे होंगे, कहीं भी खींच दो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आपस में सारे रेडियस इक्वल है किसी सर्कल का। तो OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी तो साइड ही है, ट्रायंगल का क्या है, साइड ही है। इट मीन्स कि फ्रॉम साइड एंगल साइड से हम कहेंगे कि ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PBO। ओके, कॉन्ग्रुएंस हो गया, हेंस इसलिए एंगल OPA इक्वल टू एंगल, इसलिए एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया और ये साइड कॉमन हो गया, तो OAP को आधा करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा ना, तो हम लिखेंगे, और पता है हमें कि ये जो एंगल APB है, ये क्या है, सम ऑफ एंगल OPA प्लस एंगल OPB। अच्छा, हमने यहां प्रूव किया है OPA इज इक्वल टू OPB, तो एंगल APB इक्वल टू एंगल OPA, बराबर है ना। तो एंगल APB बराबर कितना है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है टू एंगल OPA, तो 80/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एंगल OPA, हेंस एंगल OPA इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, अब पता चल गया ये 40 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 40 डिग्री। अब हमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, हमारे पास यही तो जरूरत थी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना है, तो अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब OAP ट्रायंगल में देखिए एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैंने बताया ना कि इन दोनों को आप, तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो लिख लीजिए एंगल OAP एंगल OPA प्लस एंगल POA या AOP, एक ही बात है। ये हो गया आपका 90 प्लस 40 प्लस, ये तो पता ही नहीं है, AOP पता करना है हमें, 180। अब ये उधर जाएगा ऐड होकर के, AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 130, हेंस एंगल AOP इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए आप ये मत देखिए कि टाइम कितना लगा, आपको यहां समझना है कॉन्सेप्ट। मैं इसीलिए ये जो सीरीज लाया हूं सर्कल की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। वे स्टूडेंट जिनके ये थ्योरम बहुत प्रॉब्लमैटिक है, समझ में ही नहीं आता है कहीं पे भी, वैसे स्टूडेंट्स हमारे इस एजुकेशन चैनल पे
आए और इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है तो देखते ही कोई भी बता देगा जो एक्सपर्ट है कि ये कितना होगा। पर ये उनके लिए नहीं है जिनको आता है थ्योरम, जिनको समझ में आता है। जिन बच्चों को जिन भी लोग को ये नहीं समझ में आता है थ्योरम की कॉन्सेप्ट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये हो गया आंसर। इसमें ऑप्शन हमने नहीं लिखा है पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें 50 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे लिख ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैथमेटिक्स में एकदम एंजॉय दिलाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते वक्त। बिलीव मानिए, मैथ को आप इतना इजी बना लेंगे, इतना इजी, और समझ लीजिए कि ये अगर आपने कर लिया इजी वे में तो आपके लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे। मैथ को मैं की ऑफ सक्सेस कहूंगा। इतना बेहतरीन ये सब्जेक्ट है और इतना ये माइंड पे इफेक्ट डालता है। तो लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पर इसे हम बहुत ही आनंद के साथ करेंगे, है ना। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत ही आसान बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रूव दैट the tangent drawn at the end of a diameter of a circle are पैरेलल। क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल का एक डायमीटर बना लीजिए। आपने ये डायमीटर बना लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉन है इस डायमीटर के एंड पे, तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए टेंजेंट। क्लियर? एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर। कैसा बन रहा है टेंजेंट? तो मार्कर से ना ड्रॉ ही नहीं होता ढंग से। टेढ़ा सर्कल बना है, टेढ़ा टेंजेंट बन रहा है। खैर कोई नहीं, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा टेंजेंट बार बार बिगड़ रहा है ना। ओके, चलिए अब लग रहा होगा थोड़ा। ये दो टेंजेंट हो गए, नाम दे देते हैं टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। सेंटर ओ हो गया और इस टेंजेंट को यहाँ पे M मान लेते हैं और यहाँ पे N मान लेते हैं और इसको C और D मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल कैसे प्रूव होगा, हमारे पास यही टास्क है। मैं हमेशा थ्योरम में क्या कहता हूँ, आपको थ्योरम सॉल्व करते समय, प्रूव करते समय हमेशा अपने थिंकिंग को डेवलप करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सर्कल के डायमीटर के एंड पे टेंजेंट बने हुए, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे? तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि पैरेलल होने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रॉपर्टीज है। दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं? आपके दिमाग में ये जब क्वेश्चन आने लगेगा ना, जो प्रूव करना है उसकी प्रॉपर्टीज,
दो लाइन आपस में पैरेलल कब होता है? आप पढ़े होंगे, ये भी एक थ्योरम से लिंक है। आप पढ़े होंगे कि दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब हमें एक क्रॉस एल लाइन खींचते हैं और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो जाता है, ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो गया, है ना। जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जब ऐसा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? पैरेलल है। क्लियर? अब आपके पास बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आ गया कि दो लाइन तभी पैरेलल होगी जब कोई भी एक लाइन उसको क्रॉस करे। यहाँ पे तिरछा वाला आपने पढ़ा होगा, एक स्लैंट लाइन जब क्रॉस करती है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधी लाइन भी। पर हमें क्या पता है सीधी है कि टेढ़ी है, हमें नहीं पता है ना। तो ऐसा भी होता है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से प्रूव हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है क्लास 8 में। तो अब इसी थ्योरम से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर हमको ये पता चल जाए कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो? इक्वल हो, और ये एंगल आपस में इक्वल हो, तो इट मीन्स कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। अब आपको आसान लग रहा होगा, पर इसमें जो ये एंगल है ये कैसे पता चलेगा कि आपस में इक्वल है? ये एंगल और ये एंगल कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा फ्रॉम थ्योरम 10.1 कि किसी भी टेंजेंट पे सेंटर से जो रेडियस आता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये टेंजेंट पे ये जो रेडियस आया है ये ONB क्या है? परपेंडिकुलर है। और OND भी परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री है, और OMA भी तो 90 डिग्री है, OMC भी तो 90 डिग्री है। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं बात करूं DNM, एंगल DNM इक्वल टू एंगल DNM इक्वल है इंटीरियर एंगल OMA के, एंगल OMA के। कैसे? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्लियर है? उसी प्रकार सेम लाइकवाइज एंगल BNM इक्वल होगा, फास्ट लिखने में क्या लिख रहे हैं, एंगल BNM इक्वल होगा एंगल OMC, सेम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जब दो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे टेंजेंट A पैरेलल टू टेंजेंट B प्रूव्ड। दो लाइन में सॉल्व होता है। आप जब डायग्राम दिखा देंगे तो कोई इसको कहेगा नहीं कि आप 2 पेज में सॉल्व करके दिखाओ। 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है, ये कोई काट नहीं सकता इससे, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। तो आज के इस सेशन और आज के इस सीरीज में हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 4 था। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से आप रिवाइज करके बैक जा करके समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना। और किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। कुछ भी सॉल्व करना है, कुछ भी प्रूव करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज ये है तो हम उस प्रॉपर्टीज को अगर प्रूव कर दें, मीन्स कि हम उस थ्योरम को प्रूव कर दिए। इतना ही करना है। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।